साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका। आप जैसा कि देख रहे हैं शब्द विचार लिखा हुआ है मैंने। और पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार का पहला बिंदु अर्थात उत्पत्ति के आधार पर हमने जान लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन आते हैं। तो हमने जाना था कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, इस तरह से हमने जाना था। आज हम लेकर आए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, या कहें संरचना के आधार पर, या रचना के आधार पर। ठीक है, तो आप इसके बारे में जानें कि जो व्युत्पत्ति, संरचना या रचना के आधार पर हम तीन प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। क्या? एक तो रूढ़ है, यौगिक है और योगरूढ़ है। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रूढ़ है क्या। प्रतीक को जानना है और साथ में हम उदाहरण जानेंगे, और जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं वो भी हम इसमें बिल्कुल एक एक चीज़ जानेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है मैंने आपके लिए रूढ़। क्या लिखा है? रूढ़ लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका निश्चित हो गया नाम, जिसका निश्चित हो गया नाम। कैसे निश्चित हो गया? अब इसके बारे में कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जिसका निश्चित हो गया नाम, इसमें अन्य शब्द का योग नहीं होता। देखिए इन चीज़ों को आप साधारण न समझें, जी परीक्षा उपयोगी हैं, नहीं आप समझें कि ये तो परिभाषा हमने हर जगह पढ़ी है। तो आप इन चीज़ों को भूलते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा हुआ कि जिसका निश्चित हो गया नाम, इसमें अन्य शब्द का योग नहीं होता। अब हम साधारण से शब्दों में समझ लें कि वैसे शब्द, क्या? वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं मैं कि वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, शब्द लिख रहा हूं, देखना, कमल, है ना। मैं जैसे शब्द लिख रहा हूं धन, शब्द लिख रहा हूं जग, है ना, और पुस्तक, ये क्या है? रूढ़ शब्द में आते हैं। तो स्पष्ट कर दिया है देखो यहाँ कि जिसका निश्चित हो गया, पहले से जो निश्चित हो गया वो रूढ़ कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये हमने उदाहरण भी देख लिए, ये आप कहेंगे ये रूढ़ शब्द हैं। और इसके क्या है? इसमें अन्य शब्द का योग भी नहीं है। और हम इनको और अलग करेंगे, जैसे अलग करेंगे, जैसे धा और ना को हम अलग कर दें, है ना, का और माँ और ला को अलग कर दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं है ना, खंडित रूप निरर्थक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जान के रखिए। अब देखिए दूसरा आ गया यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या है इसके बारे में जाने कि जुड़कर बनने वाले शब्द, है ना, जुड़कर बनने वाले शब्द। यहाँ आप देख रहे हैं यौगिक, योग माने जुड़ना होता है ना, योग माने जुड़ना। तो स्पष्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ कि जुड़कर बनने वाले शब्द, इन्हें तोड़ा जा सकता है। इन्हें जब जुड़कर बन रहे हैं तो तोड़ा तो जा सकता है ना, और तोड़ने पर रूढ़ शब्द प्राप्त होते हैं। जब इन्हें तोड़ेंगे तो कौन से शब्द प्राप्त होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। आगे देखिए, यहाँ दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। किसके योग से बनते हैं? ये दो रूढ़ शब्दों के योग से। और देखिए आगे, विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अर्थ देते हैं। जब दो रूढ़ शब्द से बन रहे हैं
तो आप देखिए कि रूढ़ शब्द भी अर्थ दे रहा था, है ना। तो जब दो रूढ़ शब्द से एक शब्द बन रहा है तो अब उनको अलग करेंगे तो भी वो अपना अपना अर्थ देंगे। ठीक है, देखिए एक बार और जान लेते हैं कि जुड़कर बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन्हें तोड़ा जा सकता है, तोड़ने पर रूढ़ शब्द प्राप्त होते हैं। दो रूढ़ शब्दों की योग से बनते हैं और विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अर्थ देते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, देखना। जैसे शब्द ले रहा हूं मैं, रसोई घर। ठीक है, शब्द लिया हमने क्या, रसोई घर। अब देखो थोड़ा सा हम इसको तोड़ें, रसोई योग घर। तो हमने इसको तोड़ा तो रसोई भी अर्थ दे रहा है, घर भी अर्थ दे रहा है, हैं? अब देखिए दूसरा शब्द ले रहे हैं हम, धनवान, है ना, कह सकते हैं धन और वान। ठीक है, तो दो शब्दों के योग से बन रहा है ना, दो शब्दों के योग से बन रहा है कौन, यौगिक शब्द। तो कह सकते हैं कि जो दो रूढ़ होंगे उनसे यौगिक बनेगा, है ना। और देखिए हम उदाहरण लेते हैं, दुर और जन। अब देखिए दुर आप देख रहे हैं, दुर यानी उपसर्ग है और जन शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मिल करेंगे तो क्या बनेगा, दुर्जन, है ना। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्रत्यय। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उपसर्ग और यहाँ संयोग दिखाई दे रहा है ना, संयोग। जैसे हम और मान लें, शब्द ले लें, फल वाला, फल वाला। यौगिक के बारे में, यौगिक के बारे में और जान लेते हैं कि समस्त संधि, समस्त संधि, ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा उपयोगी है। समस्त संधि उपसर्ग कॉमा प्रत्यय, है ना, प्रत्यय बहुब्रीही समास, बहुब्रीही समास के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द यौगिक होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई है, प्रश्न कैसा भी पूछ ले हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमने देख लिया कि यौगिक में क्या, समस्त संधि, क्या, समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुब्रीहि समास के अलावा पूरे समास के जो उदाहरण होंगे, उदाहरण वाले शब्द होंगे, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। इन चीज़ को ध्यान रखिए आप बिल्कुल। कौन कौन, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुब्रीहि के अलावा पूरे समास, है ना। 6 समास हैं, 6 समास में बहुब्रीहि की छोड़ दीजिए। समस्त समासों के जो भी उदाहरण होंगे, जो भी शब्द होंगे, वो क्या होंगे, यौगिक के उदाहरण होंगे, है ना। चलिए अब इसको हमने समझ लिया, अब आगे देखते हैं योगरूढ़। ठीक है, देखिए योगरूढ़ क्या कहता है, तीसरा है योगरूढ़। देखिए थोड़ा सा देखें हम कि यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से लिखें, रूढ़ है, हैं? और रूढ़ है, रूढ़ है और योग रूढ़ है। तो क्या बन रहा है, योग
क्या बन रहा है? यौगिक। और योग रूढ़ क्या होगा? योग रूढ़ होगा। हम इसको देखो जाने कि ये शब्द क्या होते हैं। यौगिक के समान बने हैं। किसके समान बने हैं? यौगिक के समान। ये बन रहा है ना यौगिक, यौगिक के समान बने हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। क्या क्या लिखे हम? वैसे शब्द जो यौगिक यौगिक के समान, यौगिक के समान बने हैं, है ना, यौगिक के समान बने हैं, परंतु 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 यहाँ क्या होगा? सामान्य, मैं बोले देता हूँ, सामान्य अर्थ के को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात कहें कि मुख्य अर्थ के साथ साथ, क्या मुख्य अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ देता है। क्या देता है? सांकेतिक अर्थ देता है। तो हम कह सकते हैं कि सांकेतिक अर्थ किसमें होता है? हमने जाना है, पढ़ा होगा आपने कि बहुव्रीहि समास देता है कि नहीं। जैसे लंबोदर उदाहरण लेते हैं। लंबा है उधर जिसका, कौन किसकी ओर चला गया? सारा गणेश की ओर, है ना। तो आप इसको ध्यान रखें कि वे शब्द जो यौगिक के समान होते हैं, परंतु सामान्य अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ देता है या विशेष अर्थ हमें बताता है। वो तो कौन बताता है? हम लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो आप जाने रखें कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण किस में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। ठीक है। और इसमें हम उदाहरण देख लें। जैसे हमने एक बोला था लंबोदर। क्या बोला? लंबोदर। लंबोदर, पीतांबर, पीतांबर, है ना। ये सारे शब्द किस में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। जो प्रश्न वाली बात है, प्रश्न तो हर शब्द से बन सकता है कहीं। तो रूढ़ के बारे में हम कह सकते हैं कि संधि, संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो, कुछ ना हो, है। इसमें आप देखेंगे ना तो संधि वाला पद होता है, ना समास होता है, ना उपसर्ग जुड़ा हुआ तो होता है, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है? हमने जाना है कि जो पहले से निश्चित किया हुआ है वो है ना। वो विशेष अर्थ देता है, दो वर्णों का मेल होता है उसमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा आ गया, देखिए कौन सा? यौगिक। यौगिक में हम कह सकते हैं संधि, समास, है ना, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। और एक चीज और, क्या चीज छोड़ना है? बहुव्रीहि समास के अलावा, समास में बहुव्रीहि, पूरे समास नहीं, बहुव्रीहि समास के अलावा, ध्यान रखें इस बात के लिए।
बहुब्रीहि समास के अलावा होंगे। ठीक है, पूरे समास होंगे। तो संधि हो गई, समास हो गए, समास में से एक को हमने छोड़ना है, प्रत्यय हो गए और उपसर्ग हो गए। तो मतलब इनसे बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। जैसे संधि वाला पद होगा, समास वाला पद होगा, उपसर्ग वाला, प्रत्यय वाला होगा, सारे ऐसे शब्द होंगे, वो यौगिक वाले होंगे। अब आता है योग रूढ़। हमने इसके बारे में भी जान लिया है अभी। इसमें होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो किस में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके हैं। आप इसको बिल्कुल तरीके से जाने रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा व्युत्पत्ति, संरचना या रचना के आधार पर हमने जान लिया। अब देखिए अगला है आपका अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर में हमने पढ़ा है, एक तो है सार्थक और एक है निरर्थक। अब देखें हम, सार्थक हो गया। तो सार्थक में हमने जाना था कि सार्थक में होंगे आपके पर्याय। क्या होंगे? पर्याय, विलोम, है ना, विलोम होंगे, एकार्थी होंगे, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब देखिए एक शब्द आ गया निरर्थक। तो आपका प्रश्न ये हो, आपका प्रश्न चल रहा होगा दिमाग में, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि यार ये निरर्थक की क्या जरूरत है ना? निरर्थक की क्या जरूरत है? तो सार्थक का तो हम समझ में आ रहे हैं कि अर्थ सहित, है ना? क्या? अर्थ सहित। और निरर्थक का मतलब रहित, के बिना, अर्थ के बिना। तो अर्थ के बिना की जरूरत क्या रही? तो हमें इतना जान रखें, हम यहाँ खाना वाना, है ना, बोलते हैं ऐसे, पढ़ाई बढ़ाई, पढ़ाई बढ़ाई। और देखिए हम चाय बाय, चाय बाय ऐसे बोलते हैं। तो दाना बाना। तो आप इतना जान रखें कि शब्द को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए है इसको जोड़ा जाता है। आगे अगले एक टॉपिक में आएगा, अच्छा सा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखिए जो हम विकार, विकार विकार कह सकते हैं रूप परिवर्तन या बदलाव, बदलाव के आधार पर। ठीक है, विकार कह सकते हैं हम, रूप परिवर्तन कह सकते हैं, या बदलाव के आधार पर। तो आप देखिए हम इसमें दो तरह के जाने थे हमने, कौन कौन? एक तो विकारी, है ना, विकारी, और एक जाना था अविकारी। विकार का मतलब क्या? बदलाव होना। और जहां बदलाव नहीं होगा वह क्या कहलाएंगे? अविकारी। तो देखिए हम अविकारी में और विकारी में कौन कौन पढ़ते हैं वो उनको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जानेंगे विकारी कौन कौन होते हैं। संज्ञा, ठीक है, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया।
कौन कौन आ गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात आती है अभिकारी। ये क्या है अपना? ये इनका बदलाव हो जाता है। किस आधार पर होता है बदलाव? बदलाव होता है लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर, है ना। किसके आधार पर? ये इधर लिख लेते हैं हम। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलाव होता है। ठीक है। जैसे संज्ञा है, क्या है? जैसे लड़का, हमने शब्द लिया लड़का। ठीक है। अब लड़का को हम क्या कर दें? लड़की हो गया है। लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। संज्ञा है। अब देखिए ना, और दूसरा देखें हम, जैसे बालक है, बालिका हो गया। अब दूसरी स्थिति, जैसे लड़का है, अब हमें यहाँ लिख दें क्या? लड़के। तो बदलाव हो गया, वचन में बदलाव हो गया। एक वचन था, बहुवचन बदल दिया, तो यहाँ ये बदलाव दिखाई दे रहा है हमारे लिए। ठीक है। आगे देखें हम कि जैसे हम लिखें राम चलता है। क्या? राम चलता है। दूसरा वाक्य लिखते हैं राम चलेगा। तो आप देखिए यहाँ काल के आधार पर बदल रहा है ना। काल के आधार पर स्थिति बदल रही हुई दिखाई दे रही है हमारे लिए। ये कारक के आधार पर कैसे बदलेगा? जैसे हम कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, है ना, ऐसा पढ़ते हैं हम। तो आप देखेंगे कि हम जैसे वाक्य ले रहे हैं एक, देखिए ले रहे हैं हम कि राजेश ने राम को पेन दिया। राम को पेन दिया। अब देखें हम थोड़ा सा स्थिति बदलते हैं इसकी कि राम ने राजेश को, एक स्थिति है, एक दूसरी स्थिति, राजेश को पेन वापस या पेन लौटा दिया, को पेन लौटा दिया। अब देखिए यहाँ कर्ता कारक के रूप में था, यहाँ कर्म के रूप में चला गया। तो बदल गया कि नहीं स्थिति? तो कारक के आधार पर भी हम बदल सकते हैं। ठीक है। ये चीज स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए हम देखें कि अभिकारी कौन कौन है। कौन? अभिकारी। एक तो होगा क्रिया विशेषण, है ना। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। अगला है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक भी अव्यय है। ठीक है। और समुच्चय विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए हम यहाँ अव्यय लिख रहे हैं तो आप इसी से समझ रहे होंगे कि अव्यय का मतलब होता है बदला, बदले नहीं, घटे नहीं, खर्च नहीं हो, कोई व्यय नहीं हो। तो स्पष्ट है कि ये क्या होंगे? अभिकारी होंगे, है ना। क्या होंगे? अभिकारी। और इनके अतिरिक्त हम निपात होते हैं, वो भी किस रूप में होते हैं? निपात, उपसर्ग आदि, ये भी किस में होते हैं? अभिकारी में होते हैं। इनको भी आप जाने रखें। ठीक है। तो इसमें हो गए कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो
ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा हम अगले टॉपिक के साथ चालू करेंगे। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। कुछ ना कुछ नई चीज़ें या कोई नया तरीका आपको विश्वास है कि मिल ही रहा होगा, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नमस्कार।